1 जुलाई 2024 का जो दिन है वो याद रखा जाएगा और याद इसलिए रखा जाएगा क्योंकि उस दिन 160 साल पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को हटा करके बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया है। अब जब से ये लागू हुआ है, आईपीसी को हटा करके बीएनएस किया गया है, तब से देश भर में जितने तमाम लोग हैं उनके मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल जायज भी हैं। ये समझना भी जरूरी है कि आईपीसी और बीएनएस में अंतर क्या है, क्यों बदले गए। तो ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अनस हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बीएनएस और आईपीसी को समझने में हेल्प करेंगे। तो अनस, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी लाइव पर। थैंक यू। तो चर्चा शुरू करेंगे और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं एकदम ब्रीफली कि ये आईपीसी क्या है और इसे हटा क्यों दिया गया। तो इंडियन पीनल कोड, या आपने मूवीज में देखा होगा ताजिराते हिंद कहते थे दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत, वो अब नहीं रहा। इंडियन पीनल कोड बेसिकली आपका एक सब्सटैंटिव लॉ था जो कि क्राइम और उसको डिफाइन करता था, उसकी सज़ा तय करता था। अब उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता को ला दिया गया है। प्रोफेसर तरुण खैतान ने इस पे प्लेजरिज्म चेक किया था दोनों कानूनों में, और उनका ये कहना है कि 4/5 ऑफ आईपीसी हैज़ बीन रिटेन्ड। उसको वापस जो 4/5 है उसको पूरा का पूरा रखा गया है वैसे का वैसा। सिर्फ जो चेंज है वो 1/5 का चेंज है, बाकी भाषा और सब कुछ सेम है। तो सिवाय टाइटल चेंज करने के बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें। कुछ चीज़ें नई आई हैं, उन पे हम आगे बात करेंगे। कुछ बहुत सारी पुरानी चीज़ों को रखा गया है। कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल या स्टे कर दी थी, उनको नया जामा पहना के वापस लाया गया है। और ओवरऑल इन 3 जो नए कानून हैं उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है सिवाय नाम के बदलाव के। तो ये अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड आईपीसी में डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस नाम का हो गया। अच्छा। है वो कोड, दोनों ही क्रिमिनल कोड है। अब आईपीसी एग्जिस्ट नहीं करता है, अब आपका सिर्फ बीएनएस एग्जिस्ट करता है 1 जुलाई से, कल से। और मोटे मोटे वो दोनों सेम है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। बीएनएस को ज्यादा फ्रेंडली बताया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ये वो कानून हैं जिनमें सज़ा का प्रावधान है, जो कि न्याय के लिए हैं, विक्टिम के लिए भी हैं और अक्यूज के लिए भी हैं। तो फ्रेंडली कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि इनमें सज़ा है, ये दंड के प्रावधान है। मतलब लोगों के लिए कि इससे जैसे भारतीय न्याय संहिता इसको रखा गया और अमित शाह ने भी बताया कि न्याय पर बात की गई है, तो मतलब लोगों के लिए फ्रेंडली कहने का ये मतलब है कि जल्दी शायद न्याय मिल जाए, जल्दी शायद सुनवाई होना शुरू हो जाए। और पहले जो इतना ज्यादा समय लगता था इंसाफ मिलने में, न्याय मिलने में, शायद बीएनएस में ऐसा ना हो। देखिए, बीएनएसएस जो है वो 30 से 60 दिन का टाइम देता है जजेस को अपना जजमेंट प्रोनाउंस करने को, आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होने पे। उसके अलावा ये 1-2 विक्टिम फ्रेंडली प्रावधान है बीएनएस में, खास करके कि आपको जो विक्टिम है, पहले क्या होता था, हमने एफआईआर करवा दी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, विक्टिम को पता ही नहीं है कि किस स्टेज पे है इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है। तो उसको बदलाव के लिए ये किया गया है कि 90 दिन के अंदर जो विक्टिम है उसको सारा ये जानकारी दी जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे है, चार्जशीट सबमिट हुई है कि नहीं है, अगर हुई है तो चार्जशीट कहाँ है, ये सब चीज़ें विक्टिम को बताई जाएंगी। तो ये 1-2 नई चीज़ है। एक और अच्छी चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस हुई है, वो है कम्युनिटी सर्विस। तो पहले क्या होता था कि छोटे छोटे क्राइम पे भी आपको जेल जाने की नौबत आ सकती थी। जेल जाना अपने आप में एक कलंक है, भले ही आप 1 दिन के लिए जाएं या 2 दिन के लिए जाएं, ये होगा कि आप जेल जाके आ चुके हैं। तो उसको बदलने के लिए छोटे क्राइम्स के लिए, खास करके पेटी ऑफेंसेस के लिए, डिफेमेशन के लिए कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान है कि जिसमें आपको रोड की सफाई से लेके ऐसे लिखने तक का, जो अभी हमने जुवेनाइल वाले केस में देखा भी, पुणे वाले पोस्ट कांड में, तो उन वैसे ही सजाएं दी जा सकती हैं। तो हाँ, थोड़ा फ्रेंडली किया गया है, लेकिन ओवरऑल ये एक दंड का ही कानून है। हमने पुणे पॉश केस वाले मामले का जिक्र किया यहाँ पर, तो मतलब ये चीज मुझे पूछने पर मजबूर कर रहा है कि अगर आगे ऐसा पुणे पॉश कांड जैसा कोई मामला सामने आएगा तो क्या वाकई फिर कोर्ट ऐसे लिखने जैसी पनिशमेंट देंगे, मतलब दिया जाएगा? देखिए, पुणे पॉश कांड में उस टाइम जो जुवेनाइल वाले जज साहब थे उनके सामने सारे तथ्य नहीं थे, पुलिस ने तथ्य छिपाए भी थे बहुत हद तक।
एज को लेके भी इशू था और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को लेके, मेडिकल टेस्ट को लेके वो था। तो जुवेनाइल में ऐसे भी, क्योंकि जुवेनाइल है, बच्चों से डील करते हैं, तो ऐसे भी थोड़ा लीनियंसी दिखाई जाती है। बच्चों को जेल में भेजने का प्रावधान नहीं है क्योंकि उससे उनका फ्यूचर खराब होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हाँ, वैसी चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। मतलब इतने बड़े कांड के लिए भी ऐसे, इतने बड़े कांड के लिए नहीं, लेकिन अब वही है कि क्या तथ्य होंगे उस केस के, उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, ये छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए ही है, तो ऐसे लिखना, रोड साफ करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि ये जो नए कानून को इंट्रोड्यूस कराया गया है, मैं चाहूंगी कि आप सीधे आसान शब्दों में मुझे भी और दर्शकों को भी प्लीज एक्सप्लेन करें। जी, 3 कानून इंट्रोड्यूस हुए हैं। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी की जगह आया है। ये डिफाइन करता है कौन कौन से क्राइम है और सज़ा तय करता है कि किस क्राइम की क्या सज़ा है। दूसरा है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी की जगह आया है। ये एक प्रोसीजर कोड है। ये बताता है कि कौन सा, जो यानी अगर आपने कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस को कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, चार्जशीट कैसे फाइल करनी है, जजेस उससे कैसे डील करेंगे, बेल कैसे मिलेगी, अक्यूज के क्या राइट्स हैं, और ये सब चीज़ें ये आती हैं आपके बीएनएसएस में। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि एविडेंस एक्ट की जगह आया है। ये जैसे भी कोई एक आसान शब्दों में समझाऊं, किसी को चाकू मार दिया तो चाकू की बरामदगी होगी, तो वो बरामदगी कैसे अक्यूज से जोड़ी जाती है, उसको कैसे प्रूव किया जाता है। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि कानून सबूत मांगता है, तो सिर्फ सबूत मांगता नहीं है, सबूत का अप्रिसिएशन भी देखता है कि सबूत लाया गया है तो कानून के हिसाब से लाया गया है कि नहीं, सबूत इकट्ठा करने का तरीका सही है कि नहीं, सबूत को सही तरह से कोर्ट के सामने पेश किया गया है कि नहीं। उससे ये जो आपका साक्ष्य अधिनियम है वो उससे डील करता है। तो ये 3 नए कानून आए हैं। तो ये जो 3 नए कानून इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, मैं समझ सकती हूँ कि इसमें पुलिस का जो काम है वो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, हम एक तरह से कह सकते हैं हम पुलिस राज की तरफ भी बढ़ गए हैं इसमें, क्योंकि एक तो पुलिस का काम बढ़ा है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन है कुछ केसेस में, तो उनको जल्दी भी करनी पड़ेगी। एक प्रोविजन और है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो 7 साल से ऊपर के हैं, 7 से 10 साल तक के, उनमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करने से पहले मैंडेटरी की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक ललिता कुमारी जजमेंट के खिलाफ है, 5 जजेस बेंच के खिलाफ है। लेकिन उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, उससे बहुत सारी ट्यूटरिंग होगी और उसमें पुलिस का रोल बहुत हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर उनको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पहले करनी है, एफआईआर बाद में। यहाँ पे बहुत स्कोप बढ़ जाता है, ब्राइबरी से लेके हर चीज का। सिर्फ पुलिस का ही नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि एज अ वकील आपका भी काम अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपने जितनी सारी धाराएं, जितने सारे सेक्शन, जो भी कानून पढ़ा था, अब वापस से, मतलब सिर्फ आपको ही नहीं, सारे जितने भी वकील हैं उनको दोबारा से सबको रीडू करना पड़ेगा, और साथ ही साथ पुराने लॉज को भी याद रखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग अपनी फीस बढ़ाने की सोच रहे हैं और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सर्टेनिटी नहीं है। देखिए, कानून में एक, खास करके क्रिमिनल लॉ में सर्टेनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्सप्लेन करेंगे सर्टेनिटी? कि आपने कुछ किया, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो कैसे फॉलो होगी, आपको क्या सज़ा हो सकती है, आपके राइट्स क्या हैं। इस वक्त सर्टेनिटी की कमी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आईपीसी था, उसकी जगह बीएनएस आया। बीएनएस रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेगा, पीछे जाके नहीं। तो अगर आपने 30 जून तक कोई कांड किया है, वो तो तब तक आईपीसी लगेगा। लेकिन जहां तक प्रोसीजर कोड की बात है, जो बीएनएसएस है, उस पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि प्रोसीजर कौन सा अप्लाई होगा। जो ऑफेंसेस पहले हुए हैं 30 जून से पहले के ऑफेंसेस में, क्या वो सीआरपीसी चलेगा या उस पर बीएनएसएस चलेगा। दोनों के प्रोसीजर में थोड़ा फर्क भी है। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आर्टिकल 21 जो है आपका राइट टू लाइफ, तो वो कहता है कि आपका राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से छीना जा सकता है। अभी प्रोसीजर को लेके अनसर्टेनिटी है। नहीं, अगर आप प्रोसीजर की बात करें तो जहां, मतलब टू माय बेस्ट नॉलेज, मैंने जहां तक पढ़ा है, समझा है, वहां पर मतलब 1 जुलाई से पहले जितने भी मामले दर्ज हुए हैं वो आईपीसी की धाराओं के हिसाब से ही चलने वाले हैं। मैं आईपीसी की नहीं बात कर रहा था, मैं सीआरपीसी की बात कर रहा था, बीएनएसएस की बात कर रहा था। हाँ, वो प्रोसीजर की, सब्सटैंटिव लॉ तो सेम है, वही चलेगा वहां तक का, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, अगर वहां पे अनसर्टेनिटी हो जाती है तो फिर वो आपके राइट टू लाइफ
और लिबर्टी को हैम्पर करता तो है। ये जो मसला है इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं है। देखिए, हमें आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा कि इसकी जरूरत क्या थी। हाँ बिल्कुल, ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सब एक्चुअली था मेरे लिस्ट में कि अभी इसकी जरूरत क्या थी। कोई जरूरत नहीं थी। ये मैं डिमोनेटाइजेशन और स्टेरॉइड वाले हालात होंगे इससे। अभी जिस तरह का कंफ्यूजन फैलेगा जजेस के, देखिए अब बहुत सारी नए कानून लॉ आ गए हैं, बहुत सारी नई डेफिनेशन हो गई हैं, कुछ नए ऑफेंस बना दिए गए हैं, उनके इंटरप्रिटेशन में अभी टाइम लगेगा। अभी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा। आपको समझना पड़ेगा कि आईपीसी एक सेटल्ड लॉ था। उसके लॉ को सुप्रीम कोर्ट से पहले, प्रिवी काउंसिल से लेके उससे पहले जो हमारी हाई कोर्ट्स थी और बाकी कोर्ट्स थी अंग्रेजों के टाइम पे, और उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 100 साल 150 साल में सेटल डाउन किया था लॉ को। एक लॉ में क्लैरिटी थी, लॉ सेटल हो गया था, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। और आप कहते हैं डीकोलोनाइजेशन के लिए किया है। एक तो डीकोलोनाइजेशन पता नहीं क्यों हम लोग बहुत फैंसी वर्ड समझते हैं। हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है अभी, क्रिकेट कॉलोनियल गेम है, हम उसके सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। ऐसे ही हमारी सुप्रीम कोर्ट वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट अराउंड द वर्ल्ड है। हमने लॉ सेटल किया था, हमने इस आईपीसी को था ये कॉलोनियल, लेकिन इसको हमने अपना बनाया हुआ था। तो थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर देते हैं, थोड़ी बहुत चीजें बदल देते हैं तो भी काम हो जाता है। एक पूरा नया सिस्टम लाके खड़ा कर देना विच इज नॉट, इट इज नॉट वेरी फ्यूचरिस्टिक ऑल्सो। हाँ, इसमें खास करके एविडेंस एक्ट में आपका जो नया साक्ष्य अधिनियम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ट्रायल बाय वो इन एब्सेंशिया और ये सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन वो कोई बहुत फ्यूचरिस्टिक नहीं। उसके लिए एक छोटा सा अमेंडमेंट, 2 लाइन का अमेंडमेंट एग्जिस्टिंग लॉ में होता तो भी हो जाता। आपने इसको सिर्फ हिंदी में रखा है। तो मैं बात कर रहा था अपने कुछ दोस्तों से जो मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या साउथ में हैं, वो ये शब्द बोल ही नहीं पाते हैं, उनको हिंदी आती ही नहीं है। और आप देश के लिए कानून बना रहे हैं। आपने सिर्फ नॉर्थ इंडिया हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए तो कानून नहीं बनाया है, ये तो पूरे देश पे अप्लाई करेगा। तो हर कानून जो आता है उसका एक इंग्लिश नाम होता है, उसका एक हिंदी नाम होता है। यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो या तो एब्रिविएशन में ही बात होगी या पुराने नाम से बात होगी, खास करके साउथ इंडिया में। एंड दिस इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, chaos, बहुत आई ज्यादा। थिंक कोर्ट में भी बहुत ज्यादा chaos क्रिएट होने वाला है आने वाले समय में। मतलब कोर्ट क्या प्रॉब्लम्स फेस करने वाली है आईपीसी बीएनएस के कंफ्यूजन में, मतलब हम भी फेस करेंगे। आई थिंक जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे। देखिए, अब आप चाची 420 को चाची 318 तो नहीं कहेंगे, ठीक है। वो एक यानी हमने याद कर रखा था। और हमारा तो ठीक है, हम वकील हैं, हमें पैसा मिलेगा, हम किताब पढ़ेंगे, हम फिर से सीख लेंगे। वो जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने रट लिया है पूरा, जो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लॉ को सब्जेक्ट लेके, उनके ऊपर तो आपदा आ गई है। और जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं लॉ की, जो पढ़ाई, मैंने अपने क्रिमिनल लॉ के टीचर से बोला था कि सर फिर से पढ़ा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे खुद अपने टीचर से जाके पढ़ना पड़ेगा वापस से। ये फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। शून्य से शुरुआत। देखिए, लीगल प्रिंसिपल्स काफी हद तक सेम रहेंगे, जो इंटरप्रिटेशन है, जो प्रोविजन बदले नहीं उनमें सेम रहेंगे, लेकिन जो नए प्रोविजन आए हैं उनमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। वो लॉ सेटल होने में 30-40 साल लग जाएगा। और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अभी इस टाइम 8 लाख से ऊपर मेरे ख्याल से क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। 80 लाख या 8 लाख कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। कुछ 30-30, 40-40 साल पुराने केसेस पेंडिंग है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रोस्टर देखिए आप क्रिमिनल लॉ में, तो वो शायद 92-93 के केसेस इस वक्त सुन रहे हैं। तो हम उस पेंडेंसी को बढ़ाते जाएंगे, वो पेंडेंसी अब और ज्यादा बढ़ेगी। तो हमें जो प्रॉब्लम को, हमारी सबसे बड़ी इशू जो एक लीगल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज है, वो पेंडेंसी है, वो नहीं खत्म होगी। आपने कहा वर्चुअल कोर्ट्स होंगी, ऑनलाइन होगी, आपके पास संस्थागत ढांचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा, और या दिल्ली हाईकोर्ट छोड़ दिया, बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट भी नहीं, बहुत सारे हाईकोर्ट रिलक्टेंट है वीसी के थ्रू बहस सुनने में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर है दिल्ली के अलावा। तो ये सब इश्यूज आपको, अब आप देवरिया की आउटलाइन कोर्ट में जहां पे शायद कूलर नहीं है, आप वहां पे वीसी के थ्रू करने की बात करें, कैसे होगा? आपने कहा फॉरेंसिक जांच रहेगी, आज भी आपके पास लिमिटेड एफएसएल्स हैं, ठीक है। आपकी एफएसएल रिपोर्ट आज भी आने में महीनों लग जाते हैं छोटे से छोटे केसेस में। आप उसको मैंडेट कर देंगे तो आगे चल के ये पूरा सिस्टम, इसीलिए मैंने कहा कि अभी नहीं, आप 1 साल में 6 महीने में देखेंगे
जो डीमोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, जिसका औचित्य आज तक हम नहीं समझ पाए, वैसे ही इसका औचित्य नहीं समझ में आएगा। तो अनस, मैं अगर आपसे ये बात पूछूं कि अभी इसकी क्या जरूरत थी, ये क्यों किया गया, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाई? कोई जरूरत, रीजन, एनी रीजन? आई कांट थिंक ऑफ एनी, आई कांट थिंक ऑफ एनी रीजन एक्सेप्ट कि किसी को इतिहास में अपना नाम छोड़ना था। उसके अलावा इसकी कोई वजह नहीं दिख रही, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। 158 का एक मैजिक फिगर है जो हर जगह कहा जाता है कि हर मुद्दे पे कहा जाता है 158 लोगों से कंसल्ट हुआ है। ये 158 का मैजिक फिगर कहां से आई है? 158 कौन लोग हैं? इकलौता कंसल्टेशन जिसका हमने मीडिया में सुना था, उसमें चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से कंसल्टेशन नहीं किया, आपने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से नहीं किया, आपने यूपी बार काउंसिल से नहीं किया, आपने मद्रास बार एसोसिएशन से नहीं किया। आपने जो वकीलों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो असली स्टेक होल्डर्स हैं, आपके पास डिफेंस के वकील होते हैं, आपके पास प्रोसिक्यूशन के वकील होते हैं। प्रोसिक्यूशन के वकील तो चलिए स्टेट के हो सकता है आपने कंसल्ट किया हो, लेकिन आपको डिफेंस के वकीलों से भी कंसल्ट करना चाहिए था। तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं हुआ है। जो पहला ड्राफ्ट आया था, जो उससे पहले स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, उससे पहले जो ड्राफ्ट आया था, उसमें इतने ग्रामेटिकल एरर्स थे, उसमें इतनी त्रुटियां थी कि वो दिखाता है कि कितनी शैबी लेजिस्लेटिव और कितनी जल्दबाजी में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग हुई है। अब क्या हम उम्मीद करेंगे कि और भी सारी चेंजेस आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं? मतलब इज इट डन और अभी और होना बाकी है कुछ? देखिए, अभी कुछ रूल्स आने जरूरी हैं, जैसे पीएमएलए और इसका साथ में अभी संयोग नहीं जोड़ रहा है। हाँ, उसके जो शेड्यूल हैं वो इसमें नहीं है, तो शेड्यूल आने ज़रूरी हैं। अभी स्टेट वाइज कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, कुछ स्टेट्स अपना अपना अमेंडमेंट करेंगे, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो अभी चेंजेस होते रहेंगे, इट्स नॉट ओवर। बट हाँ, एक ओवरऑल तौर पे, एक बड़े तौर पे एक चीज़ को बना दिया गया है, वो प्रोमलगेट कर दिया गया है। मेरे हिसाब से इसको वापस कंसल्टेशन के लिए भेजना चाहिए था, थोड़ा अबेंस में रखना चाहिए था। हमें पहले स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है। पहले आप और ज़्यादा एफएसएल लेबोरेटरीज, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाइए। आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, उसका बजट बनाइए। वो सब चीज़ें अभी होनी जरूरी, एक बजट इसके लिए आना ज़रूरी है। इसमें बहुत पैसा खर्च होगा इसके इम्प्लीमेंटेशन में। ट्रेनिंग, अब आप जैसे एफआईआर लिखवाने जाते हैं, एक हेड कांस्टेबल एफआईआर लिखता है, वो ट्रेंड है एफआईआर लिखने में, वही लिखेगा, कोई और नहीं लिख पाएगा, कोई और लिख नहीं सकता है। उसकी एक लैंग्वेज होती है, उसको सारे प्रोविजंस पता होते हैं, वो लिखता है कि कोई किस केस में कौन सा प्रोविजन लगेगा। अभी उसकी ट्रेनिंग होनी है, कुछ जगह ट्रेनिंग हुई है, कितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है। आप इसको इस तरह से समझिए कि हमको, अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आप एक स्पेशल सेल है उसके लिए, साइबर क्राइम के लिए। क्यों स्पेशल सेल है? क्योंकि बाकी जो पुलिस वाले हैं वो उसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए एक स्पेशल सेल बनाया गया है इसके लिए। तो ये तो पूरा ओवरऑल ढांचा चेंज हुआ है। तो इसके लिए जिस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए वो अभी हुई नहीं है, उतना वक्त ही नहीं बीता है। ये ट्रेनिंग में कम से कम 1 साल का वक्त लगना चाहिए। खैर, लूपहोल्स भी मैंने बहुत सारे, मतलब मैंने ऑब्जर्व ऐसा किया है कि लूपहोल्स भी है इस नए बीएनएस में, जैसे कि पहले अब 2 महीने की आपको कस्टडी मिल रही है, ह्यूमन राइट्स इसमें वायलेट हो रहे हैं, प्लस आपने अगर लॉज लेकर के आए हैं इसमें तो मैरिटल रेप पर आपने कुछ नहीं बोला है, तमाम तरह की चीजें हैं जो कि छूट गई हैं। हाँ। जैसे 377 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था, बट उसमें नॉन कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल सेक्स को ऑफेंस को खत्म किया था। हाँ। जो नॉन कंसेंशुअल मैन ऑन मैन अगर वो है असॉल्ट, उसके लिए तो कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि आपके लॉज अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। मैरिटल रेप पे इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे बदलाव लाए जा सकते थे, वो नहीं किए गए। जैसे मॉब लिंचिंग पे भी एक प्रोविजन बना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, और हम उसका हिस्सा थे, हमारा केस था, हमने वो ड्राफ्ट करने में हमारा रोल था। वो गाइडलाइन बहुत एग्जॉस्टिव है। हमारी डिमांड हमेशा से थी कि मॉब लिंचिंग पे एक स्पेशल कानून बनाइए। एटलीस्ट आप कानून नहीं बनाए थे, आप नया लॉ ला रहे थे, तो आप उसमें एक अलग चैप्टर दे सकते थे। उसमें रिहैबिलिटेशन का कानून हो सकता था, प्रिवेंशन का कानून हो सकता था, क्योंकि मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा मेनेस है। इंसान इंसान को मार दे रहा है, भीड़ मार दे रही है, भीड़तंत्र तो डेमोक्रेसी के पूरे खिलाफ है। तो वो भी एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती थी, खास करके लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाया जा सकता था, वो नहीं। एक दो प्रोग्रेसिव चीजें भी हैं कि अनसाउंड माइंड की वो मेंटल इलनेसेस को थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज किया हुआ है।
हाँ, कम्युनिटी सर्विस एक प्रोग्रेसिव वो है, ट्रांसजेंडर को ही में जोड़ा गया है जो डेफिनेशन है। ये 2-4 प्रोग्रेसिव चीजें हैं, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था, बहुत स्कोप बाकी शब्द भी था। बहुत ज्यादा बदल दिए गए हैं, जैसे राजद्रोह, देशद्रोह, ये मतलब हाँ, वो मामला बहुत सेम है। खतरनाक प्रोविजन है। देखिए, ये 2 चीजें, टेररिज्म और ये वाला 2 बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक तो पहले देखिए सेडिशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। आपने उसको नया नाम लाके राजद्रोह से देशद्रोह कर दिया। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया पे बात हो गई। तो पहले जहां डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट था, अब अगेंस्ट कंट्री हो गया। तो हम कुछ भी कहेंगे उसको वैसे माना जा सकता है। हम आज यहां बैठ के बीएनएसएस की बुराई कर रहे हैं अगर, तो उसको भी शायद माना जा सकता है, क्योंकि अभी इंटरप्रिटेशन नहीं है। अभी हमको कुछ पता ही नहीं है कि वो कानून कहां जाएगा। दूसरा, टेररिज्म वाली बात है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेशन, स्पेशलाइज्ड यूनिट एनआईए थी आपके पास। अब वो उस पे चेक एंड बैलेंसेस थे कि सैंक्शन मिलता है गवर्नमेंट से, तब आप उस पर प्रोसिक्यूट करते, तब आप अरेस्ट करते हो जब सैंक्शन मिलता है। इन्वेस्टिगेशन एक सीनियर लेवल ऑफिसर करता है, सर्च एंड सीजर वो करता है। अब कोई भी पुलिस वाला कर सकता है उसी चीज पे। तो अब आपके पास 2 एजेंसीज हो गई हैं। तो ये एक दिक्कत है, बेल मिलने में मुश्किल। जो 60 दिन का कस्टडी वाला है, उसमें पहले क्या होता था कि आप अरेस्ट होते थे, आपको 14 दिन तक ही पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता था। अभी भी नहीं है, वो 15 दिन। लेकिन क्या होता है कि आप मान लीजिए आप अरेस्ट हुए, आपको 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया, उसके बाद पुलिस ने कहा हमें कस्टडी की जरूरत नहीं, आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। जुडिशियल कस्टडी में जाते ही आपने बेल फाइल की, जब तक आपकी बेल की सुनवाई हो रही है, पुलिस वाले आके कहते नहीं अभी हमको इनको फिर से पुलिस कस्टडी में लेना है, तो आपका उतना जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, आपको बेल नहीं मिलेगी, आपको फिर से कोशिश, फिर से ये प्रोसीजर वो ब्रेक कर करके 60 दिन तक ये 15 दिन की ले सकते हैं। अभी मान लीजिए आप टेररिज्म के केस में अरेस्ट हुए, आप पे एलिगेशन वो है, तो आपको एनआईए ने पहले अरेस्ट किया, आपने यूएपीए में बेल लिया, फिर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी कि आप इसमें भी तो हैं, आप इसमें भी बेल लीजिए। अब समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के ये मतलब ये चीज समझ में आ रही है कि जो नया इंट्रोडक्शन किया गया है बीएनएस का, इसमें तमाम तरह की और चीजें हैं जो कि डिफाइन होनी है, काफी सारे लूप होल्स हैं, और इस पे एक प्रॉपर हमें ड्राफ्ट में कह सकती हूँ कि ड्राफ्ट आना चाहिए जिसमें हम पढ़ करके बता सकें कि ये चीज एक्चुअली क्या है, कैसे डिफाइन किया जाएगा। देखिए, डेफिनेशन क्लॉजेस सब हैं। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की बारी है, और इंटरप्रिटेशन जुडिशरी से आएगा, उसमें सालों लगेंगे। कितने साल? अमित शाह का कहना है कि 3 से 4 साल लगेंगे सेटल होने में, सारी चीजें मतलब वापस बैक टू नॉर्मल आने में। मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे। 10 से 12 साल लगेंगे, क्या पता 10 से 12 साल के बाद फिर कुछ नया चेंज आ जाए। पॉसिबल है, आपने कहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी और हाँ, होगा। देखिए मैंने यही कहा ना, जिस चीज का कोई सेंस नहीं है, जिस चीज की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको अपने विम्स एंड फैंसी, आपको याद होगा ये कैसे पास हुआ था। 126 सांसद सस्पेंड किए गए थे बिना कंसल्टेशन के, बिना डेलिब्रेशन के। पार्लियामेंट में वो डेलिब्रेशन नहीं हुआ है। पार्लियामेंट इकलौती जगह है जहां सबसे अच्छे से डेलिब्रेशन होना चाहिए। जुडिशरी पे बाद में आना चाहिए, पहले तो जिनको जनता ने चुना है उनको डिस्कस करना चाहिए। तो क्योंकि जनता इन कानूनों का जनता पे सीधा असर है। आप उसको न्याय संहिता कह दीजिए तो उसमें से दंड नहीं खत्म हो जाता है, वो दंड तो है ही है, वो तो दंड संहिता ही है। आप उसको नाम कुछ दे दीजिए। इसको वर्ड प्ले भी बहुत ज्यादा किया गया है। हाँ, आप चॉकलेट को मार्शमैलो बुला लीजिए तो वो मार्शमैलो थोड़ी हो जाता है, वो तो चॉकलेट ही रहता है। चलिए, मुझे लगता है कि ये सारी जो चीजें आपने मुझे एक्सप्लेन करी और दर्शकों को आपने बताया, ये नए कानून को समझने में थोड़ा आसानी होगी हमें। हम अब फिगर आउट कर पाएंगे कि ये बीएनएस क्या है, आईपीसी से कैसे अंतर है, इसमें क्या फ्लॉज है, इसमें क्या अच्छाई है, ये सारी चीजें, हम तमाम तरह की जो बातें हैं अब वो समझने में मदद होगी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं बीएनएस में जो चेंज करनी है। थैंक यू सो मच अनस, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें एनलाइटन करने के लिए, हमें बताने के लिए, जितना भी कंफ्यूजन था हमारे दिमाग में उसे दूर करने के लिए। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।